Welcome to CLC Judicial. Why lower court judges are not allowed to appear into ADJ exam. इस सीरीज का यह वीडियो पार्ट 2 है। हम लोग इस वीडियो के जरिए एकेडमिक डिस्कशन के लिए हम लोग कुछ जजमेंट चंद्रमोहन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, रामेश्वर दयाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, दीपक अग्रवाल वर्सेज केशव कौशिक एंड अदर्स, धीरज मोर वर्सेज ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ जजमेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग एकेडमिक डिस्कशन के लिए जो व्यू एक्सप्रेस किए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्या वो व्यू लीगली करेक्ट है या एरोनियस है, क्या सेकेंड व्यू भी पॉसिबल हो सकता, नहीं हो सकता, और खासकर नटसेल में एक सिविल जज वो एडीजे एग्जाम में भाग नहीं ले सकता। मीन्स आप जब जज बनते हैं लोअर जुडिशरी के जरिए तो काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी का माहौल होता है, लेकिन साथ में हमें यह भी समझना चाहिए कि बिकमिंग ए जज एट वन हैंड you incur a disqualification for appearing into ADJ एग्जाम। एक एपीओ, एक लॉ ऑफिसर एडीजे का एग्जाम दे सकता है, लेकिन एक जुडिशियल ऑफिसर जो ऑलरेडी जज है वो हायर जुडिशरी का एग्जाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्या इंटरप्रेट किया गया, क्या जजमेंट है, क्या रीजनिंग है? एकेडमिक पर्पसेज के लिए हम लोग इसे समझने के लिए फॉर द पर्पसेज ऑफ इनरिचिंग आवर नॉलेज, इन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है और 2-4 वीडियो में यह टॉपिक नहीं होगा, यह सीरीज चलेगा और इसमें बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहेंगे। अब मैं थोड़ी सी अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर दूं। मैंने प्रैक्टिस किया, अपना सारा जीवन तकरीबन लीगल फील्ड में गुजार दिया। टीचिंग हैज़ बीन माय पैशन, मैं क्लास 10 से ही पढ़ाते आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अब चलो थोड़ा सा जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए कुछ किया जाए। आप देखेंगे कि लॉ से संबंधित डिस्कशन लॉ स्कूल में तो होते नहीं। एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जब पास करता है और कचहरी पहुंचता है तो उसे क्या क्या दिक्कतें उठानी पड़ती है, बेहतर आप उस लॉ ग्रेजुएट से पूछिए। मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। तो हमने एक नए संकल्प के साथ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्वेश्चन इज दिस कि यह जो डिस्क्वालिफिकेशन है बिकमिंग ए सिविल जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, आप अपीयर नहीं हो सकते एडीजे एग्जाम में, तो दिस इज अनजस्ट, अनरीजनेबल, अनफेयर एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। दिस इज नॉट ओनली डिस्क्रिमिनेशन बट ऑल्सो ए टाइप ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। अगर मान लीजिए कि आप मेरे फॉर एग्जांपल आप मेरे यहाँ सर्विसेज ज्वाइन कीजिए और आप फ्यूचर बेटर कैरियर के लिए आप किसी एग्जाम में नहीं बैठ सकते। जो इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से कुछ हुआ है जो कि अगले वीडियो के पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चंद्रमोहन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का केस, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है और यह 1966 का है, सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन 1987, AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 1987। कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की गई है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यह जजमेंट से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। पहले स्थिति यह थी कि इंडियन सिविल सर्विसेज
कि लोग भी डिस्ट्रिक्ट जज बनते थे। कैसे कैसे क्या पोजीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया है। आप इतिहास के पन्ने पलट के देखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ओरिजिनली मैं कुछ पढ़ के आपके सामने रखना चाहता हूँ। ओरिजिनली द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जजेज वर फिल्ड बाई पर्सन्स फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज। जो आज की डेट में आईएएस है, वो अंग्रेजों के टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। तो डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वही आदमी होगा जो इंडियन सिविल सर्विसेज से है, कोई दूसरा आदमी नहीं होगा। ये लाइन In 1922, the Governor General in Council issued a notification empowering the local government to make appointments to the said service. मतलब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पोस्ट पे फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जो जुडिशियल ब्रांच, और फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द बार। इसे मैं थोड़ा मार्क कर दूं। इन एक्सरसाइज ऑफ the powers conferred under section 246 subsection 1 and 251 of the Government of India Act 1935, the Secretary of the State for India framed rules styled Reserve Post Indian Civil Service Rules 1938. Under those rules, the governor was given the power to appoint a district post to a member of the judicial service of the province or member of the bar. Though section 254 subsection 1 of the said act was couched in general terms similar to those contained in article 233 subsection 1 of the constitution, the said rules did not empower him to appoint to the reserved post of district judge a person belonging to a service other than the judicial service. Till India attained independence, the position was that the district judge were appointed by governor from three sources, namely पहला द इंडियन सिविल सर्विस, दूसरा द प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विस और तीसरा द बार। But after India attained independence in 1947, recruitment to the Indian civil service was discontinued and the government of India decided that the members of newly created Indian Administrative Service, जिसे आज की डेट में IAS के नाम से जानते हैं, would not be given judicial post। तो अभी तक हम लोगों ने चंद्रमोहन वाले जजमेंट से यह देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट होता था फ्रॉम मेंबर्स ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, 1922 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया और जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपके इंडियन सिविल सर्विस से, प्रोविंशियल जुडिशियल सर्विस से और बार से हो सकती थी। अब चूंकि एग्जीक्यूटिव के लोग अगर जुडिशियल सर्विस में खासकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लोग बनेंगे, प्रशासन के लोग, तो देयर वाज ए नीड कि देर मस्ट बी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देर मस्ट बी फ्रीडम ऑफ प्रेस फॉर सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है और इस पर्पस के लिए आर्टिकल 50 आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब एग्जीक्यूटिव के लोग जुडिशरी में नहीं आएंगे, जुडिशियल ऑफिसर नहीं बनेंगे। द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। जो लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो इस आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते एग्जाम में।
तो आर्टिकल 50 के आने के बाद एग्जीक्यूटिव का कोई भी आदमी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं बनेगा, और इसलिए आर्टिकल 233 में स्पेसिफिकली लिखा गया, ये भी मैं पढ़ देता हूं, देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट जजेज हैव बीन रिक्रूटेड ओनली फ्रॉम जुडिशियल सर्विस और फ्रॉम द बार। There was no case of a member of executive having been promoted as a district judge, इसे भी अंडरलाइन कर देता हूं। अब आर्टिकल 233 को हम लोग देखते हैं, यह कॉपी पेस्ट करके लिखा गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज। Appointment of persons to be and the posting and promotion of district judge in any state shall be made by governor of the state in consultation with the High Court exercising jurisdiction in relation to such state। इसका clause 2 है, a person not already in the service of union or of the state, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a person not already in the service of the union or of the state। तो ये चीजें इसलिए लिखनी पड़ी हम लोगों को, हम फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, कि पहले आईसीएस के लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनते थे, और अब हम लोगों ने सेपरेशन ऑफ पावर, मैं उस टॉपिक पे अभी नहीं जाऊंगा, आर्टिकल 50 आया, और खासकर आर्टिकल 233 में यह लिखा गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए कोई वो आदमी नहीं होगा जो एम्प्लॉयमेंट में हो यूनियन या स्टेट के अंतर्गत, और इसीलिए मैंने इसे रेड इंक से वो किया है, ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और ऑफ द स्टेट शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज been for not less than 7 years an advocate or a pleader and is recommended by the High Court for appointment। तो यह अब इन चीजों का जो इंटरप्रिटेशन हुआ, वो इंटरप्रिटेशन क्या सही है या उसमें कोई एरर है, यही मुद्दा है और यही थीम है इस सीरीज का, कि एकेडमिक डिस्कशन के लिए फॉर द पर्पसेज ऑफ इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज हम इन सारे पहलुओं को बारीकी से देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट केस आता है दीपक अग्रवाल का, साइटेशन हमने लिखा है दीपक अग्रवाल, सिविल अपील नंबर 561 ऑफ 2013। तो दीपक अग्रवाल के केसेज के जजमेंट के पैरा नंबर 85 से हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप लोग ये सारे जजमेंट पढ़ें और हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस पर। पैरा 85 ऑफ द जजमेंट, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया, मैं कुछ पढ़ना चाहता, थोड़ा समय लगेगा, यह टॉपिक ही ऐसा है, काफ़ी लंबा टॉपिक है और वीडियो को बगैर स्किप किए हुआ आप देखिएगा। पैरा 85, what we have said above gets fortified by Rule 43 of the BCI rules. Rule 43 provides that an advocate who has taken a full-time service or part-time service inconsistent with his practicing as an advocate, आप देखिए who has, मैं इसको रेड पेन से और इसको सेलेक्ट करके, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और मैं इसे एक कोई शेड दे रहा हूं, यस, यह दीपक अग्रवाल के जजमेंट से पैरा नंबर 85, who है what we have said above gets fortified by Rule 43 of the BCI rules. Rule 43 provides that an advocate who has taken a full-time service or part-time service inconsistent with his practicing as an advocate, यहाँ पे जो शब्द है inconsistent with,
इसको मैं और जो इनकंसिस्टेंट वर्ड है, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड, इस पे मैं मार्क भी कर रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान रखेंगे। और अगर मुझसे कुछ एरर हो जाए तो हमें भी बताएंगे, हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो हु हैज एडवोकेट जो है, हु हैज टेकन ए फुल टाइम सर्विस और पार्ट टाइम सर्विस इन कंसिस्टेंट विथ हिज प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट। जैसे आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आपके पास लॉ की डिग्री है, आप जो है कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई भी सर्विस आपने ज्वाइन कर लिया, आपने सेल्स में सेल्स मैनेजर का पोस्ट कहीं ज्वाइन कर लिया, तो लॉ डिग्री का तो कोई लेना देना वहाँ नहीं है, तो वहाँ पे सेल्स मैनेजर, तो डेट में भी इनकंसिस्टेंट विथ। लेकिन लॉ डिग्री के साथ आप लॉ ऑफिसर हैं, लॉ डिग्री के साथ अगर आप एपीओ हैं, तो दिस इज कंसिस्टेंट एंड दिस इज व्हाट explained by Honorable Supreme Court into Deepak Agarwal judgment. Who has taken a full-time service or part-time service inconsistent with his practicing as an advocate shall send a declaration to that effect to the respective state bar council within time specified therein, and any default in that regard may entail suspension of the right to practice. In other words, if full-time service or part-time service taken by an advocate is consistent with practicing as an advocate, no such declaration is necessary. मैं इसको भी हाईलाइट करना चाहूँगा, यही बहुत बड़ा इस पे हम लोगों को स्पेशली In other words, if full-time service or part-time service taken by an advocate is consistent with his practicing as an advocate, no such declaration is necessary. तो जैसे मान लीजिए कि आपकी LLB डिग्री है, आप लॉ ऑफिसर बन गया, लीगल मैनेजर बन गया, तो आपका लाइसेंस जो इनरोलमेंट है वो कंटिन्यू होगा, and you shall be treated as advocate, you shall continue to be an advocate. The factum of employment is not material, but the key aspect is whether such employment is consistent with his practicing as an advocate, or in other words, whether pursuant to such employment he continues to act and or plead in the court. If the answer is yes, then despite employment he continues to be an advocate. On the other hand, if the answer is in negative, he ceases to be an advocate. जो मेन थ्योरी, मैं इसको भी मार्क करना चाहूँगा, और इस पोर्शन को भी रेड पेन से आप वीडियो को पॉज करके इन पे विचार कीजिएगा। एकेडमिक डिस्कशन है, इसमें भाग लीजिए। ये कलर थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूँगा, ये मिसलीडिंग सा कलर हो रहा है, वो पीला है तो, और ये हाँ, तो इनटू द लाइट ऑफ एबव, अब पैरा 86 दीपक अग्रवाल के जजमेंट का, एन एडवोकेट हैज टू फोल्ड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट एंड परस्यू द केस ब्रीफ टू हिम विद द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी and as an officer of the court, whether full-time employment creates any conflict of duty or interest for a public prosecutor, assistant public prosecutor. तो एक लॉ ग्रेजुएट अगर प्रोसिक्यूटर बनता है तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विथ हिज लीगल प्रोफेशन है या नहीं है? दिस इज द की इशू, दिस इज द मोस्ट वाइटल थिंग. We do not think so, as noticed above, and that has been consistently stated by this court. A public prosecutor is not a mouthpiece of the investigating agency. In our opinion, even though public prosecutor, assistant public prosecutor is in full-time employment with the government and is subject to disciplinary control of the employer, but once he appears in the court for conduct of a case
or prosecution, he is guided by the norms consistent with the interest of justice. His acts always remain to serve and protect the public interest. He has to discharge his function fairly, objectively, and within the framework of the legal provisions. It may therefore not be correct to say that an assistant public prosecutor is not an officer of the court. The view in Samren Das, to the extent it holds that an assistant public prosecutor is not an officer of the court, is not a correct view. Samren Das को overrule कर दिया गया. Para 87. The division bench has, in respect of all the 5 private appellants, assistant district attorney हरियाणा में होता है, public prosecutor and deputy advocate general, recorded undisputed factual position that they were appearing on behalf of their respective state, primarily in criminal civil cases, and their appointments were basically under the CPC or CRPC. That means their job has been to conduct cases on behalf of a state government, public CBI in courts. Each one of them continued to be involved with the respective state bar council. In view of this factual position and legal position that we have discussed above, can it be said that these appellants were ineligible for appointment to the office of additional district and session judge? Our answer is in the negative. मतलब पूछा जा रहा है क्या इनएलिजिबल है, तो नहीं, इनएलिजिबल नहीं है, दे आर एलिजिबल. The division bench committed 2 fundamental errors. First, the division bench erred in holding that since these appellants were in full-time employment of the state government, central government, they ceased to be advocate under the 1961 Act and the BCI rules. And second, that being a member of service, the first essential requirement under Article 233 Clause 2 of the Constitution, that such person should not be in any service under the union or a state, was attacked. This was the view taken by the division bench of the High Court, and that view was overruled. In our view, none of the 5 private appellants on their appointment as assistant district attorney, public prosecutor, deputy advocate general ceased to be advocate, and since each one of them continued to be advocate, they cannot be considered to be in service of the union or a state within the meaning of Article 233 Clause 2. The view of the division bench is clearly erroneous and cannot be sustained. This is the most important part of this discussion. ये सुप्रीम कोर्ट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो पोस्ट है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिप्टी एडवोकेट जनरल, यह they do not cease to be advocate, they continue to be advocate, and since each one of them continue to be advocate, they cannot be considered to be in service. और इसी कारण से मैं आपको इस वीडियो के शुरुआती में वो लेके गया आपको कि किस तरह से why a man who is into government service cannot be appointed as district and session judge, clause 2. तो दीपक अग्रवाल के जजमेंट में से एक बात क्लियर होती है कि एक लॉ ग्रेजुएट अगर परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस में भी है और जो सर्विस का नेचर है कंसिस्टेंट विथ लॉ डिग्री, लीगल प्रोफेशन, तो कंटिन्यू टू बी एडवोकेट, ही डज नॉट सीज टू बी एडवोकेट. मैंने इसीलिए यह जजमेंट पढ़ के सुनाया. आप जजमेंट से चेक कर सकते हैं, या एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है. हमने अपनी तरफ से एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है इसमें, एज इट इज कॉपी पेस्ट है. पैरा 88, एज रिगार्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन. अब इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. मैं 89,
Rule 11 of Haryana Superior Judicial Service rules provide for qualification for direct recruits in Haryana Superior Judicial Service. Clause B of this rule provides that applicant must have been duly enrolled as an advocate and has practiced for a period not less than 7 years. Since we have already held that these 5 private appellants did not cease to be advocates while working as Assistant District Attorney, Public Prosecutor, Deputy Advocate General, the period during which they have been working as such has to be considered as the period practicing law. ये मैं थोड़ा इसको दूसरे हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहूँगा। तो कहने का मतलब कि एक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट सर्विस में है तो वो पीरियड और प्रोसिक्यूटर का रोल प्रैक्टिसिंग द लॉ है and he shall be continued to be treated as advocate. Since thus all of them have been advocates for not less than 7 years and were enrolled as advocate and were continuing as advocate on the date of application. इसको भी थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। We accordingly hold that 5 appellants इतना before the High Court fulfill the eligibility under इतना और on date of application the impugned judgment as regards them is liable to be set aside. तो इस केस का नतीजा यह निकला, चूंकि सारी की सारी कहानी यहाँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और आर्टिकल 233 पे आके टिकी हुई है। आर्टिकल 233 है कि ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन और ऑफ द स्टेट। तो डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए मतलब कहने का मतलब कि एडीजे के लिए जो है कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होना चाहिए। दीपक अग्रवाल का जजमेंट आता है और इसमें रीजनिंग दी जाती है कि अगर आप लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, तो भी आप यू शैल बी ट्रीटेड एज एन एडवोकेट। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ए लॉ ग्रेजुएट joins government service as prosecutor he continues to be advocate, hence eligible for recruitment अब यहाँ शॉर्ट में एडीजे एग्जाम के लिए है, दैट इज नॉट। तो आप एज ए प्रोसिक्यूटर ज्वाइन करते हैं तो यह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एलिजिबल हैं एज ए प्रोसिक्यूटर। दूसरा आप देखें, ए लॉ ग्रेजुएट ज्वाइंस गवर्नमेंट सर्विस एज ए जुडिशियल ऑफिसर ceases to be एडवोकेट। तो कुल मिलाकर
कि आप प्रोसिक्यूटर के तौर पे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो कंटिन्यू टू बी एडवोकेट, और जुडिशियल अफसर के तौर पे आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं तो यू सीज टू बी एडवोकेट। तो दिस इज ए टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जहां तक मैं समझता हूं कि दिस इज टोटली अनजस्ट, अनफेयर एंड अनरीजनेबल, एंड I can never accept it. I have reason to disagree. Yeah, not only that. आप देखिए प्रोसिक्यूटर वो लॉ का प्रैक्टिस करता है वन साइडेड। प्रोसिक्यूटर को होल्डिंग कोर्ट का जीरो एक्सपीरियंस, होल्डिंग कोर्ट का एक्सपीरियंस जीरो। प्रोसिक्यूटर को एक दिन के लिए भी कोर्ट होल्ड नहीं किया है। एडवोकेट होल्डिंग कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है जीरो, लेकिन एक एपीओ कंटिन्यू टू बी एडवोकेट बिकॉज ही प्रैक्टिसेज लॉ। लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट अगर गवर्नमेंट सर्विस जुडिशियल ऑफिसर के तौर पे अगर ज्वाइन करता है तो क्या एक जुडिशियल ऑफिसर लॉ का प्रैक्टिस नहीं है जुडिशियल ऑफिसर का? मतलब दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन टू माय माइंड। आई डोंट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने ये एकेडमिक डिस्कशन हो सकता है कि मेरा व्यू मिसकंसीव्ड हो, एरोनियस हो। हम लोग लर्निंग के पर्पस से इन जजमेंट को समझना चाहते हैं, इनके रीजनिंग को फाइंड आउट करना चाहते हैं। यह बात ए लॉ ग्रेजुएट ज्वाइंस गवर्नमेंट सर्विस एज जुडिशियल ऑफिसर, यह बात धीरज मोर के केस में कही गई सुप्रीम कोर्ट में। हमने धीरज मोर का केस साइट कर रखा है। धीरज मोर का केस 2020 का है और दीपक अग्रवाल का केस पहले का है थोड़ा उससे। तो ये दोनों जो जजमेंट में जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन, देखिए लॉ में आज की डेट में जो अच्छा लॉ है कल हो सकता है वो अच्छा ना हो, सेट एसाइड हो जाए, रिपील हो जाए। हम लोगों ने देखा ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को टाइम टू टाइम सेट एसाइड रिपील कर दिया। जैसे वक्त बदलता है वैसे जजमेंट भी बदलता है, समय जैसे बदलता है। तो हम लोगों को देखिए, मैं एक दो चीज़ें आउट ऑफ कुछ कहना चाहूँगा, अपने निजी विचार रखना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए, एक तरफा जजमेंट कभी भी बेंच के द्वारा नहीं डिलीवर किया जा सकता। बेंच को असिस्ट करने के लिए बार की जरूरत होती है। जजमेंट किस तरह का डिलीवर होगा, उस जजमेंट की क्वालिटी क्या होगी, उस जजमेंट में व्यू किस तरह का लिया गया, यह सब बार की अगर प्रॉपर असिस्टेंस, सही असिस्टेंस होती है तो एक बढ़िया डिसीजन की हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हम लोग बेरूबारी यूनियन के केस में देखा, बेरूबारी यूनियन के केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशवानंद भारती के केस में कहा गया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों, उस रीजनिंग पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबी हो रही है। माय पॉइंट इज कि अगर एकेडमिक डिस्कशंस हो, व्यूज एक्सचेंज हो, हम रीजनिंग को समझें, हम उनके लॉजिक को समझें, तो हम एक बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। इस मुद्दे पे धीरज मोर के केस में ऐसा इसलिए कहा गया कि जो लोअर जुडिशरी के ऑफिसर हैं, जो लोअर कोर्ट के जजेज हैं, उनके लिए 10% कोटा रिजर्व कर दिया गया है। और यह बात ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन के केस में मैंने लिखा है। ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के बहुत सारे केसेज हैं, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। यह तो इसलिए मैंने साइटेशन, आप
सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर से तो बहुत सारे जजमेंट हैं इनके। इनफैक्ट बहुत सारे जजेज एसोसिएशन हैं, टाइम टू टाइम पिटीशन फाइल होता है। मेरा एक निजी अनुभव है, एक वक्त था जब आप पोस्ट कार्ड भी लिख के सुप्रीम कोर्ट को भेज दें तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे ट्रीट किया जा सकता था। आज का समय PIL वो पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे हो गया है। तो देखिए जहाँ भी एसोसिएशन होगा तो वहाँ तो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होगी। अब हमने क्रेडिट लेना है तो हमने क्रेडिट लेना है, किसी ने जल्दबाजी में बगैर तैयारी की आधी अधूरी पिटीशन रख दी, आधी अधूरी, प्रॉपर असिस्टेंस नहीं हो पाया, सारी चीज़ों का प्रॉपर सही तरीकों से मूल्यांकन या इवैल्यूएशन नहीं हो पाया, तो समटाइम्स व्यू या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड वी आर ऑलवेज वल्नरेबल टू कमिट एरर। तो कोर्ट इज ऑल्सो प्रिजाइडेड बाय ए ह्यूमन बीइंग, तो जज कैन नेवर बी परफेक्ट, नो वन इज परफेक्ट, एरर के चांसेस रहते हैं। उन्हीं एरर को ठीक करने के लिए वी हैव सिस्टम ऑफ अपील। तो अब होल सोल जो थीम है यहाँ पर, इसमें कहा गया धीरज मोर के केस में कि भाई जजेज एसोसिएशन के केस में 10% हम लोगों ने लोअर कोर्ट जजेज के लिए रिजर्व कर रखा है टू फॉर प्रमोशन, मतलब डायरेक्ट एंट्री है लोअर कोर्ट के जज की एडीजे में। अब क्वेश्चन इज दिस कि आप लोअर कोर्ट के जज बने, आप सिविल जज बने, तो अगर हम डाटा निकालें, हवाबाजी नहीं, अगर डाटा हम निकालें हर स्टेट का कि एक लॉ ग्रेजुएट सिविल जज के तौर पे लोअर जुडिशरी को ज्वाइन करता और वो रिटायरमेंट के समय वो कहां तक पहुंचता, तो डाटा तो मेरे पास नहीं है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी कामयाबी की दुआ कीजिए। हमारी डिक्शनरी में तो मैं तो बच्चे लोगों को बोलता हूँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं गट ठान लीजिए। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो आप देखिए कि एक लॉ ग्रेजुएट सिविल जज के तौर पे ज्वाइन करता है तो रिटायरमेंट के समय उसकी पोजीशन क्या होती है, वो कहाँ तक पहुँचता है। एक आदमी जो एडीजे के तौर पे ज्वाइन करता है तो रिटायरमेंट के समय कहाँ तक पहुँचता है, दोनों का कंपैरेटिव चार्ट आप तैयार कीजिए, डाटा के साथ साथ ओरिजिनल फिगर कि यह 10% का कोटा जो रिजर्व किया गया सिविल जजेज के लिए, whether दिस चीज उसका इफेक्ट क्या है, क्या यह एक इमेजिनरी है या हकीकत में बेनिफिशियल है। हमारी कुछ और मजबूरियां हैं, चूँकि आई एम रनिंग सम इंस्टीट्यूशन, तो ये वीडियो पार्ट 1 दिया था, तो हमारे कुछ स्टूडेंट जो सक्सेसफुल हुए एपीओ में, उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप क्या ये वीडियो कर रहे हैं, आप हम लोगों का जीना मुश्किल कीजिएगा। अब सिविल जज वाले भी आ जाएंगे एडीजे में तो फिर तो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ये उनका विचार है। दूसरी तरफ जो जनरल एडवोकेट हैं जो एडीजे की तैयारी कर रहे हैं कि सर एपीओ से चैन नहीं मिला आपको, एपीओ एलिजिबल है, एडीजे में आएगा, ज़्यादा लेके जाएगा सीटें, और अब आप चाह रहे हैं कि सिविल जज वाले भी आए, हम लोग कहाँ टिकेंगे। तो देखिए आज का वक्त है, मैं साथ हूं तभी जब मेरा फायदा है। क्या सही है क्या गलत ये तो दूर की बात है। वी हैव नो कंसाइंस एट ऑल, वी आर बोर्न बायस। मैं अपने पूरे होश और हवास में कर रहा हूं, ए ह्यूमन बीइंग इज बोर्न बायस्ड।
कंसाइंस जिससे इक्विटी के कानून का जन्म हुआ, दिस ह्यूमन कंसाइंस इज एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जो लोग मेरे इस वीडियो डालने से नाराज हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, किनारे बैठ के मछली मारना बहादुरी नहीं है। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को तो समझ जाइए। बाकी मैं जहां तक समझता हूं, अगर मान लीजिए कोई लॉ ग्रेजुएट गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता है सिविल जज के तौर पे, और वो एडीजे के एग्जाम में नहीं अपीयर होगा, तो यह एक तरह का डिस्क्वालिफिकेशन ही सिर्फ नहीं है, बल्कि यह एक एक्सप्लॉइटेशन भी है। किसी भी आदमी के फ्यूचर बेटर कैरियर को ब्लॉक कर देना, उसे चौक कर देना, यह भी एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन है। नौकरियां हमारी मजबूरियां हैं। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की नौकरी काफी मैटर ऑफ प्राउड था। वो सिलसिला आज भी चल रहा। आज बच्चे का जन्म होता तो अरे किसी तरह से पढ़ लिख जाए, इसका नौकरी लग जाए। हमारे जीने का सहारा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी तक सिमट के रह गई है। हमारे भी फैमिली में बच्चे लोग हैं। वी डू नॉट हैव ऑप्शन। हम लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरीके का हो गया है कि हमारे जीने का सहारा सिर्फ नौकरी तक रह गई है। तो फिर हम प्रोड्यूसर कैसे बनेंगे? फिर हम बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं अमेरिका की। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो यह माइंडसेट है सरकारी नौकरी। आप देखिए, जब मैं दिल्ली में प्रैक्टिस किया, छोटा मोटा वकील के तौर पे आप मुझे ले सकते हैं। आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। तो विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, इंटरनल हम लोग बोलते थे कि जिसकी वकालत नहीं चलती वो जज का फार्म भरता। मतलब ऐसे थोड़े नोक झोंक चलते रहे बेंच और बार की तरफ से, अपनी अपनी दलीलें, अपनी अपनी जगह। ये भी आया कि एक अच्छा वकील है जो कानून को जानता है, और सबसे धाकड़ वकील वो है, उसे कानून आए या ना आए, बाकी चीजें आनी चाहिए। वो अपने अपने अल्फाज, अपने अपने राग। यहाँ क्वेश्चन इज दिस कि एक प्रोसिक्यूटर सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो लॉ का प्रैक्टिस करता है, therefore continues to be advocate। लेकिन एक लॉ ग्रेजुएट सिविल जज के तौर पे अगर सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है तो वो भी तो लॉ का प्रैक्टिस कर रहा। प्रोसिक्यूटर केवल क्रिमिनल केस, कोर्ट होल्ड करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं। एक सिविल जज कभी सिविल मैटर देखता है, कभी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता। दोनों साइड का हमारे एक सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब, कहा था कि वी आर नॉट गेटिंग, ये इकोनॉमिक टाइम्स में निकला था, नॉट गेटिंग एनफ लॉयर्स टू सर्व इन हायर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट। तो अगर मान लीजिए कि हम यह कंडीशन लगाएं कि भाई जुडिशियल ऑफिसर जो लोअर जुडिशरी में है वो अप्लाई नहीं कर सकते, बात तो अच्छी है। मैं फॉर एग्जांपल अगर बिहार जुडिशियल सर्विस में हूं, मैं चाहूं तो मैं दिल्ली का दे के दिल्ली शिफ्ट कर सकता हूं, कोई बात नहीं। मैं यूपीएससी देना चाहूं दे सकता हूं। लोअर जज बनने के लिए कोई बैंक में है, कोई सर्विस में, कहीं भी आके लोअर जज का भी दे सकता है एग्जाम। तो आप बाकी एग्जाम तो दे सकते हैं, जैसे बिहार जुडिशरी में आप दिल्ली का या हरियाणा का देना चाहें, उधर शिफ्ट करना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन आप एडीजे का एग्जाम नहीं देंगे। तो यह जो इंटरप्रिटेशन है वर्ड एडवोकेट का, सिर्फ बार में इन्वॉल्व होना,
उस टॉपिक पे भी इस मुद्दे से बहुत सारे टॉपिक कनेक्टेड हैं। यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज है। आज का वीडियो तो ऐसे ही लंबा हो गया। हम लोग थोड़े दिनों के बाद और इस मुद्दे पे आएंगे। मुझे ऐसा व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि भाई सिविल जज एडीजे के एग्जाम में भाग नहीं ले सकते। तो मुझे यह लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि दिस इज ए टाइप ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। दिस इज डिसएडवांटेज टू ऑल द सिविल जजेज। और यह एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी है जो कि एज पर मी टोटली अनजस्ट, अनरीजनेबल, अनफेयर एंड इट कैन नेवर बी एक्सेप्टेबल। अब मुझे जो लगता है वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इस बाबत मैं चाहता हूँ कि जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें, मार्गदर्शन करें, हम लोगों को इनलाइटन करें। हम लोग भी, आप ये मान के चलिए कि अभी जो सफ़र है हम लोगों का 200+ जजमेंट है। कुछ मैं पढ़ चुका हूँ, कुछ को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं इस लीगल ये जो सारे पढ़ेंगे एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में एक फ्रूटफुल एकेडमिक डिस्कशन हो सके। यह डिस्कशन आपके प्यार और सहयोग के बगैर कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अरे अकेला आदमी क्या करेगा? आपका प्यार और सहयोग की सख्त आवश्यकता है। हम लोग इस मैटर को अच्छे से स्टडी करें, अपने विचार रखें। स्क्रीन पे हमारा नंबर लिखा ही हुआ है, आप चाहें तो हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9262810582 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता, स्पीकिंग वेरी वेरी ऑनेस्टली, कि सिविल जज को एडीजे एग्जाम से डिबार कर देना यह सही है, यह दिस इज लीगली करेक्ट, क्या जो इंटरप्रिटेशंस आए हैं वो एरोनियस हैं या ठीक हैं। तो इसी अब हम लोग पक्ष या विपक्ष में कि हमें फायदा है तो ठीक है और हमें नुकसान है तो गलत है, वो नहीं। प्योरली एकेडमिक डिस्कशन। हम जितना डिस्कस करेंगे, जितना समझेंगे, उतनी इसकी बारीकियों को समझ पाएंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगले वीडियो में पार्ट 3 में मैं कुछ और जजमेंट की बात करूंगा। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। एक सवाल और, पार्ट 1 डालने के बाद मेरे को किसी ने कहा, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, बस मेरे को किसी ने कहा कि सर आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्यों पीछे पड़ गए, आपको क्या लेना देना है। तो देखिए, एज ए सिटीजन आई हैव इंटरेस्ट इनटू द लीगल सिस्टम। अगर अच्छे माइंड आए एडीजे में, हमारा सिस्टम मजबूत हो। आप एक्सपीरियंस को किक आउट आपने कर दिया है। देखिए, लॉयर को कोर्ट होल्ड करने का 0 एक्सपीरियंस, प्रोसिक्यूटर को 0 एक्सपीरियंस, सिविल जजेस को एक्सपीरियंस है, उनको आपने डिबार कर दिया। तो कैन यू सैक्रिफाइस एक्सपीरियंस? क्या एक जुडिशियल ऑफिसर जज बनकर लॉ के प्रैक्टिस में है या नहीं है? दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस डिस्कशन। तो मुझे लोगों ने कहा कि सर आपका क्या इंटरेस्ट है। नाम तो नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आई हैव नो इंटरेस्ट इनटू पॉलिटिक्स। जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि यह व्यू एरोनियस है।
तो मैं जानने का प्रयास कर रहा हूं कि यह व्यू एरोनियस है या सही है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ यह वीडियो यहीं पे आज समाप्त होता है। हम लोग बहुत जल्द इसका पार्ट 3 भी अपलोड करेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो जरूर कीजिए, हमसे बात कीजिए, संपर्क कीजिए। हमें लीगल अपडेट्स दीजिए। वैसे तो मैं और मेरी टीम इस दिशा में रात दिन प्रयास कर रही है। जरूरत हुआ तो हम लोग सूटेबल पिटीशंस के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करेंगे। आई हैव बीइंग ए सिटीजन, आई हैव इंटरेस्ट इन टू द, अगर मान लीजिए कि अच्छे जजेज अपॉइंट होंगे। अब एक वकील जिसने कोई जजमेंट नहीं लिखा, तो एडीजे में अब उनको ट्रेनिंग, लेकिन आप यह देखिए कि अब कुल मिला के बात है कि जो सिविल जज का जो एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस एंड नेचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, क्या वो एक्सपीरियंस एक वकील के पास है? क्या हम लोग सिविल जज के इस एक्सपीरियंस को किक आउट नहीं कर रहा? अब सिविल जज के तौर पे हमने ज्वाइन किया, लेकिन अनजाने में हमने एक डिस्क्वालिफिकेशन, स्वाभाविक है कि एडीजे में बेटर कैरियर चांसेस हैं, तो सिविल जज बन गया, मजबूरी में हम नौकरी कर रहे हैं। और ये जो नौकरी करने के बाद एक कंडीशन होगी, भाई एडीजे में आप अपीयर नहीं होंगे, तो टेकिंग अवे माय फ्यूचर, forcing me to accept it. So it is a type of exploitation that is totally unjust, unfair and unreasonable. This is totally inhumanitarian. तो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।